हर सुबह इस विश्वास के साथ उठें कि आज का मेरा दिन बीते कल से बेहतर होगा और संकल्प लें अपने इस दिन को सफल करने का, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का, इस दिन को बेहतर बनाने का। जब आप अपना दिन आरंभ करते हैं तो अपने साथ 3 शब्द अवश्य रखिए: प्रयास, सत्य और विश्वास। प्रयास बेहतर भविष्य के लिए, साथ अपने कर्म को बेहतर बनाने का, सत्य अपने मन में और विश्वास कि अपना दिन सफलता की ओर ले जाएंगे। ईश्वर आपके साथ हैं। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। संकल्प वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। कठिन समय में, विपरीत परिस्थितियों में संकल्प ही है, अगर वो अडिग रहता है तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकती है। आइए समय का ज्ञान लेते हैं और इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, बुधवार, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति और संकल्प होना चाहिए। मजबूत और दृढ़ संकल्प ही बड़े सपने को साकार करते हैं और शक्तिशाली संकल्प का आधार सकारात्मक विचार होते हैं। इसलिए सदा अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, दृढ़ रखिए, शक्तिशाली बनाए रखिए। इत्थं फलति शुद्धेन सिक्तं संकल्पवारिणा, पुण्यबीजमपि स्वल्पं पुंसां कृषिकृतामिव। जिस प्रकार किसान द्वारा बोया गया छोटा सा बीज यदि उचित समय पर जल से सींचा जाए तो समय के साथ भरपूर फसल देता है, उसी प्रकार शुद्ध संकल्पों के साथ किया गया छोटा सा प्रयास भी मनुष्य को महान सफलता प्रदान करता है। Just as a small seed sown by a farmer, when watered at the right time, gradually grows and yields a bountiful harvest, in the same way, even a small effort made with pure intentions leads a person to great success. भारतीय संस्कृति में ज्ञान का सर्वाधिक महत्व रहा है। भारत की ज्ञान परंपरा प्राचीन काल से ही मनुष्य को आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रही है। सदियों पुराने भारत के ज्ञान की परंपरा वर्तमान में भी प्रासंगिकता रखती है और इसी को देखते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग प्रत्येक कई शाखाएं हैं जो भारत के विभिन्न संस्थानों में कार्य कर रही हैं और विविध कार्यक्रमों के माध्यम से उस अमूल्य ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित कर रही हैं। इसी क्रम में दिल्ली में उत्कृष्ट भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और युवाओं को भारतीय ज्ञान से परिचित कराया गया। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारी सहयोगी लता विशिष्ट की ये विशेष रिपोर्ट। प्राचीन काल से ही ज्ञान परंपरा और ज्ञान पर आधारित अपनी अद्भुत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारत की ज्ञान परंपरा का आरंभ वेदों से माना जाता है, जो सदियों से मानव जीवन को विभिन्न संदेशों के माध्यम से आकार देते रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा जहां एक ओर विज्ञान की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर मनुष्य के व्यवहार का भी गहन अध्ययन करती है।
उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिनमें मनुष्य के समग्र विकास के साथ ही उसके व्यवहार पर भी विचार किया गया है। इन ग्रंथों में मानव को निरंतर सक्रिय रहते हुए कार्य करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का विशेष रूप से संदेश दिया गया है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्म विद्या ही हमारी ज्ञान की परंपरा का मुख्य विषय है, परंतु जैसा कि हम सबको मालूम होना चाहिए कि पराविद्या और अपराविद्या दोनों हमारे अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं। जीवन कैसे जिया जाए और उसको जीवन के विभिन्न चरणों में कैसे संपादित किया जाए, मोटे तौर पर हम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आश्रम में रखते हैं, लेकिन इसका आशय आज के जीवन में भी यह है कि क्रमशः जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनके अनुकूल कैसे जीवन जिया जाए। चरैवेति चरैवेति, आप निरंतर सक्रिय रहिए। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है जो हमारे शरीर में रहता है। निरंतर सक्रिय रहना, अच्छे कार्यों में सक्रिय रहना, सद्वृत्त करना। तो चरैवेति चरैवेति, जब तक चरण वही मधु विंदति, जब आदमी बढ़ता है इस क्रम में तो उसे लक्ष्य अपना प्राप्त होता है। सक्रियता, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो हमें उठना है, जगना है, जो सत्य बोलते हैं, जो अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके आचरण से हमको सीख लेनी चाहिए, उनके निकट हमें जाना चाहिए। इससे सामूहिक स्तर पर नवजीवन का संचार होगा जो सबको हित के मार्ग पर ले जाएगा। भारतीय मनीषियों की गहन चिंतन और अनुसंधान से प्राप्त भारतीय ज्ञान परंपरा ने शताब्दियों से विज्ञान, गणित, खगोल, चिकित्सा, आयुर्वेद और दर्शन जैसे अनेक क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया है, जिसने भारत के साथ ही वैश्विक स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अपने मूल्यों और सार्वकालिक गुणों के कारण वर्तमान में भी प्रासंगिक भारतीय ज्ञान के संवर्धन के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भारतीय ज्ञान परंपरा के एकीकरण के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग और विभिन्न संस्थान देश विदेश में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। इसी क्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग, प्रज्ञा प्रवाह, सेवाज्ञ संस्थानम और युवा दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में उत्तिष्ठ भारत 2026 का आयोजन किया गया। संवाद से समझ की ओर विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में जहां देश के प्रबुद्ध शिक्षाविदों और विचारकों ने प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक विरासत पर चर्चा की, तो वहीं इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। हम चाहते हैं कि भारतीय युवा आदिभौतिक चीज़ों के महत्व, उनके प्रयोगों को समझे, आधिदैविक अवधारणा क्या है और सूक्ष्म जगत कैसे कार्य करता है उसको भी पहचाने, और आध्यात्मिक अवधारणा क्या है जिसमें आत्मा और परमात्मा की दृष्टि से चीज़ों को समझा जाता है और उस तरह जीवन का प्रबंधन होता है, उसको भी समझाने। भारतीय ज्ञान परंपरा में जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो बहुत प्रकार के ऐसे बातें हमारे ग्रंथों में पाई जाती हैं जिनके बारे में आज की जो मॉडर्न साइंस है वो उसको एक्सेप्ट भी करती है और उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हमें प्रेरित भी करती है। चाहे वो खगोल विद्या का विषय होगा, चाहे भारतीय काल गणना का विषय होगा। आपको तय करना है कि आपको किस भूमिका में रहना है। उस सकारात्मक राष्ट्र निर्माण की भूमिका में रहना है तो सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा। मैं जब बदलूंगा तब समाज बदलेगा, जब समाज बदलेगा तो राष्ट्र बदलेगा। तो ये जो खुद को बदलना और खुद को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। भारत की समृद्ध प्राचीन परंपराएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित रही हैं, जिन्हें आज के समय में समझना अत्यंत आवश्यक है।
इस दृष्टि से आयोजित उत्तिष्ठ भारत 2026 जैसे सम्मेलन भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान के बीच सेतु बनाते हुए युवाओं को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ते हैं और समाज को बौद्धिक, भावनात्मक तथा नैतिक रूप से परिपक्व, आध्यात्मिक रूप से जागृत और व्यावहारिक दृष्टि से आगे बढ़ने का मार्ग प्रदान करते हैं। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन से जुड़े हर पहलू, हर विषय से संबंधित ज्ञान निहित है और इसी में एक महत्वपूर्ण ज्ञान है निरोगी जीवन का ज्ञान, अर्थात योग और आयुर्वेद। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो चलिए देखते हैं योग 360 प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जरा सोचिए, अगर अचानक आपके नाक से खून निकलने लगे तो आप क्या करेंगे? हो गए परेशान और कंफ्यूज्ड? तो कोई बात नहीं, आज हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। नक्सीर यानी नाक से खून आने से संबंधित पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं और आपको समझाते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसके लिए आपको करना क्या है। अगर नक्सीर आए तो घबराना नहीं, सही तरीका अपनाना भूल जाना नहीं। सडन प्रॉब्लम है तो आइए जान लेते हैं क्या है इसका क्विक सॉल्यूशन। नाक से खून आना, जिसे नक्सीर के नाम से भी जाना जाता है, ये एक आम समस्या है। शरीर में अधिक गर्मी या पित्त दोष के असंतुलन के कारण ये समस्या हो सकती है। मसालेदार और गर्म खाद्य पदार्थ नाक में रक्त वाहिकाओं के विस्तार को ट्रिगर करते हैं, जिससे नाक से रक्तस्राव या खून बहने की संभावना बढ़ जाती है। ये समस्या गर्मियों के मौसम में अधिक देखी जाती है। हालांकि नाक से खून आना चिंताजनक लग सकता है, लेकिन आमतौर पर ये हानि रहित होता है और अक्सर इसका इलाज घर पर ही आसानी से सरल उपायों से किया जा सकता है। अगर नाक से खून आ जाए तो सिर आगे झुकाने से तुरंत असर नजर आए। करें ये आसन तो नक्सीर की समस्या से बचाव हो पाए। प्राणायाम में कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो आपके शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। सबसे पहला अभ्यास है चंद्रभेदी प्राणायाम का। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए आप अपने राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। इस प्रकार आगे की 2 फिंगर्स को प्रेस करते हुए नासाग्र मुद्रा बना लेंगे। राइट हैंड को ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे। अब आप नासाग्र मुद्रा बनाने के बाद राइट नोस्ट्रिल क्लोज करते हुए लेफ्ट से इनहेल करेंगे, यानी कि आपको चंद्र नाड़ी से इनहेल करना है और राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, यानी कि सूर्य नाड़ी से आपको एक्सहेल करना है। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक बार देखेंगे सब को कैसे करेंगे। यहाँ पे आपने जब अभ्यास करेंगे तो कोशिश करेंगे, जब आप इनहेल करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए उसको रोकेंगे। जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं उस केस में भी आप कुछ सेकंड्स के लिए अपनी श्वास को रोक कर रखेंगे और इस अभ्यास को 5 से 10 बार आप निरंतर करेंगे। तो ये था चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास। अब यहाँ पे हम दूसरा जो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे वो है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर व गर्दन सीधी करते हुए एक लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करेंगे। अपने मुख के माध्यम से दांतों को इस प्रकार रखते हुए श्वास अंदर की ओर लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे और फिर धीरे से नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार ये जो 2 प्राणायाम हैं आपके शरीर में ठंडक प्रदान करेंगे और जिन लोगों को नाक से खून आने की समस्या रहती है वो लोग इस अभ्यास को अगर करते हैं तो उनको काफी लाभ पहुंचेगा।
गर्मी बढ़े शरीर में तो नक्सीर आए। खाएं ऐसा आहार जो शरीर को रखे शीतल और इस समस्या से बचाए। या उष्ण आहार द्रव्यों के सेवन से पित्त की वृद्धि होती है, जिसमें नक्सीर एक प्रमुख समस्या है, आम समस्या है जो गर्मी के दिनों में देखी जाती है। तो इसके अंदर हमें ऐसे आयुर्वेद के अनुसार आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए जिसकी प्रकृति शीतल हो, जिसमें जलीयांश का समावेश ज़्यादा हो। तो हमें ऐसे पित्तनाशक द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, जैसे टिंडा है, तुरई है, परवल है, घिया है, और फ्रूट्स में देखें तो वाटरमेलन है, नारियल का पानी है, और नाशपाती है, अनार दाना है। और ऐसे आहार द्रव्यों का निषेध करना चाहिए जिनकी प्रॉपर्टी उष्ण है, जैसे तेज मिर्च मसाले है और दही है, इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए जो नक्सीर को बढ़ा सकता है। और कुछ विशेष विहार का भी हमें पालन करना चाहिए, जैसे हमें अधिक धूप या अधिक जहाँ हीट शरीर को अधिक मिलती है उन सब से हमें शरीर की दूरी बनाए रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे आहार द्रव्य हैं जिनका गर्मियों के दिनों में नित्य प्रयोग कर सकते हैं नक्सीर की समस्याओं से बचने के लिए, जैसे धनिया है, पुदीना है। इनको आप रात्रि में 1 गिलास पानी में भिगो करके प्रातःकाल छान करके पी सकते हैं। उसीर या खसखस या जिसको पोस्त दाना भी कहते हैं, इसका भी 1 चम्मच हम रात्रि में 1 गिलास पानी में भिगो दें और प्रातःकाल इसको छान करके पी सकते हैं। बेल का जूस का नित्य सेवन कर सकते हैं। नारियल का पानी है जिसका नित्य सेवन गर्मियों के दिनों में कर सकते हैं, जिससे शरीर में शीतलता बनी रहेगी और आपको नक्सीर होने की संभावनाएं कम से कम होगी। छोटे छोटे उपाय करें बड़ा काम। सही जानकारी और ये औषधियां देंगी नक्सीर की समस्या से तुरंत आराम। नाक से ब्लड आना, जिसको कि आम भाषा में नक्सीरी बोलते हैं। आम तौर पर आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में बच्चे कई बार बाहर खेल रहे होते हैं, तुरंत नाक से ब्लीडिंग होती है। आयुर्वेद में रक्त पित्त के नाम से ये रोग वर्णित है, या फिर जो है इसको हम इंग्लिश में एपेस्टेक्सिस भी बोलते हैं। तो मुख्य रूप से अगर चिकित्सा करनी है तो हमको पित्त की चिकित्सा इसमें करनी होती है। जो औषधि की बात अगर हम करें तो जो कूलिंग औषधियाँ होती हैं, जैसे प्रवाल पिष्टी है, मुक्ता पिष्टी है, आंवला चूर्ण आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा वासा अगर मिल जाए आपको, वासा अगर फ्रेश मिलता है तो उसको आप उसका रस निकाल करके पी सकते हैं, या उसका चूर्ण भी ले सकते हैं। सारीवादी वटी आती है, कई सारी औषधियाँ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको खाने पीने में गर्म तासीर वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। मिर्च मसाला, तीखा, चटनी वगैरह, अचार ये नहीं खाना है। नाक में अगर आप घास, अगर आपके आसपास अच्छी घास है, उसका रस, दूब बोलते हैं उसको आयुर्वेद, उसका रस डालेंगे, उससे भी आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। नाक में आप गुलाब जल डाल सकते हैं, कोई भी जो कूलिंग चीज़ होती है। गेंदे का फूल हो, उसका रस निकाल करके नाक में डालेंगे, उससे भी ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन हमेशा हम आपको एक चीज़ बार बार यही याद दिलाते हैं, कोई भी रोग हो, छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, उसका कोई रूट कॉज होता है, और रूट कॉज की चिकित्सा करने के लिए आपको एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से हमेशा बातचीत करनी चाहिए। कोई भी औषधि आप जब लें तो एक डॉक्टर की सुपरविजन में ही आपको लेनी चाहिए। गर्मियों में शीतल पदार्थों का सेवन करना और कुछ सावधानियां रखना नक्सीर की समस्या से बचाव में उपयोगी है। तो आज आपने जाना चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास, शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास, शरीर को ठंडक देने वाले प्राणायाम करें। नक्सीर की समस्या से राहत में उपयोगी है योग। नारियल पानी, दही व जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें। टिंडा, तोरी, घिया, परवल, तरबूज खाएं। मसाला, मिर्च व तीखा आहार न खाएं। धनिया, पुदीना, खसखस लें। बेल का शरबत पीना उपयोगी है। प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी और आंवला चूर्ण का सेवन लाभकारी है। सारीवादी वटी, वासा का रस या चूर्ण लेना उपयोगी है। नाक में गुलाब जल या दूर्वा घास का रस डालना लाभकारी है। गेंदे के फूल का रस नाक में डालना उपयोगी है। नक्सीर आए तो पैनिक क्यों, सही उपाय से होगी ये समस्या कंट्रोल सून। ध्यान रखें ये सिंपल रूल, नोज ब्लीड से बचना है तो स्टे काम, स्टे कूल।
हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। और स्वास्थ्य के ज्ञान के बाद अब जान लेते हैं संस्कृत का ज्ञान। चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमोस्तु दर्शकेभ्यः, स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाः अभिनव कक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि, और वह अशुद्ध शब्द है आर्यभट्ट। देखिए, आर्यभट्ट यह शब्द भट्ट के साथ बोला और लिखा जाना शुद्ध नहीं है। यह एक ग्रंथ आर्यभटीयम से ही समझा जा सकता है, जो प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कृति है। आर्यभट्ट ने इसे पद्यबद्ध संस्कृत के श्लोकों के रूप में लिखा था। संस्कृत भाषा में रचित इस पुस्तक में गणित एवं खगोल विज्ञान से संबंधित कई क्रांतिकारी सूत्र निबद्ध हैं। अब आर्यभट्ट के रूप में कुछ लोगों द्वारा कहे जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में कुछ तथ्य भी जान लेते हैं। आर्यभट्ट की गिनती भारत के प्राचीन महान वैज्ञानिकों में की जाती है। उन्होंने उस समय ब्रह्मांड के रहस्यों को दुनिया के सामने रखा, जब शेष संसार ठीक से गिनती गिनना भी नहीं सीख पाया था। यही कारण है कि भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 को जब अपना पहला कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया, तब उस उपग्रह को नाम दिया आर्यभट्ट, न कि आर्यभट्ट। तो अब आपने आर्यभट्ट इस शब्द के बारे में ठीक से जान लिया है, पर हम में से कई आर्यभट्ट को आर्यभट्ट भी लिख और बोल जाते हैं, जो कि अशुद्ध है। यह हम आपको बता ही चुके हैं। अब जान लेते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, वास्तविक या शुद्ध नाम या शब्द आर्यभट्ट ही है। आर्यभट्ट को आर्यभट्ट लिखने के पीछे लोगों की धारणा यह है कि ब्राह्मण होने के कारण वे भट्ट होने चाहिए, जैसे कि कुमारिल भट्ट, भट्ट गोपाल, गोपाल भट्ट स्वामी आदि आदि। किंतु बात यह है कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में अर्थात आर्यभटीयम में तथा उनके पश्चातवर्ती भारतीय वैज्ञानिकों ने भी सभी जगह उनका नाम आर्यभट्ट ही लिखा है और स्मृत किया है। और यह भी जान लीजिए कि भट्ट शब्द का अर्थ होता है योद्धा। वास्तव में उन्होंने अपने समय में पुरातन पंथी धारणाओं से एक योद्धा की तरह ही लोहा लिया था। तो इस तरह आज आपने जाना कि आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट ही। ऐसे ही आर्यभट्टीयम नहीं, आर्यभटीयम ही। तो अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और विशेष रूप से संस्कृत के साथ अधिक अवधान से जुड़े रहें यदि हम, तो ऐसे तथ्यों से रहेंगे सदैव ही परिचित, और तब हम बता सकेंगे कि आर्यभट्ट इस शब्द को यदि वैदेशिक वैज्ञानिक और शोध लेखों तक में भी सही लिखा जा रहा है, तो हम आर्यभट्ट ऐसा लिख और बोलकर अपनी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक गौरव के बारे में अनभिज्ञ क्यों रहें। तो आप भी प्रेरणा लें आर्यभट्ट से और बने भाषा भट्ट, अर्थात भाषा के शुद्ध प्रयोग हेतु सदैव तत्पर रहने वाला योद्धा। इत्येव सविनयं निवेदयन् नौमि शुद्ध प्रयोक्तारं संस्कृत वृंदम।
आप भी प्रयास करते रहिए कुछ सीखने का, अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने का, और ध्यान रखिए कि कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प का धन चाहिए। और साथ ही जो आपके पास है उसे लेकर संतुष्ट रहिए, क्योंकि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। अपने हार को लक्ष्य से दूर ही रखिए, क्योंकि जीवन में जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।